तो क्या पढ़ाया था लास्ट? सब डायमेंशनल एनालिसिस में क्वेश्चन करा दिए थे। तो कल फर्स्ट यूजेस का टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन वही था, उसमें कुछ क्वेश्चन कराया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन कर चुके थे कल हम लोग, ठीक। ये भी क्वेश्चन कल कर चुके थे। प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन है, इससे ए और बी का वैल्यू निकाला था और ए बी का रेशियो भी हम लोग एक एडिशनल क्वेश्चन किए थे, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए हम लोग, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कहता है कि फोर्स का रिलेशन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। F is equal to a sin ct plus b cos dx, then find the dimension of a by b and c by d। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जैसे मान लो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं, तो हम लोगों ने डायमेंशन लेस क्वांटिटी पढ़ा था, जिसमें साइन है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जितने भी ये सब डायमेंशन लेस है। इसका मतलब साइन डायमेंशन लेस होगा। तो साइन डायमेंशन लेस होगा तो साइन के एंगल में क्या है, थीटी। इसको डायमेंशन लेस बनाना है। डायमेंशन लेस का मतलब आप समझे, वन डायमेंशन। तो सी का वैल्यू हो गया 1/t, और 1/t का मतलब t-1। तो सी का डायमेंशन मिल गया। अगेन cos dx, ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो एंगल भी डायमेंशन लेस, तो dx इज इक्वल टू 1 कर दे। तो x इज इक्वल टू 1/d, या d इज इक्वल टू 1/x, और x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए l-1। क्लियर? तो हम लोगों को c और d का डायमेंशन मिल गया। अब क्वेश्चन में कहता है c/d, पहले यही बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। c का वैल्यू कितना है, t-1। d का वैल्यू कितना है, l-1। इसको लिख दो, क्या आ गया, l ऊपर चला गया पॉजिटिव, LT-1 आ गया c/d का वैल्यू। अब कहता है a/b। अब गौर से देख लीजिए, यदि साइन ct डायमेंशन लेस होगा, साइन ct डायमेंशन लेस होगा, तो f इज इक्वल टू a, और साइन डायमेंशन लेस हो गया, तो f का मतलब a। तो जो a का डायमेंशन होगा वही f का। अगेन f इज इक्वल टू b cos dx, तो cos डायमेंशन लेस, तो b का भी डायमेंशन f के इक्वल। अब इस दोनों वैल्यू को देख लो, तो फाइनली क्या होगा, a/b का रेशियो, a का डायमेंशन f, b का डायमेंशन f, रेशियो निकालोगे कि क्या आ गया, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। आ गया समझ में?
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कहता द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, F इजिकल टू अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल। तो F इजिकल टू अल्फा इंटू बीटा एक्सपोनेंशियल मीन्स e टू द पावर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फा k इंटू टी, where k is the Boltzmann constant, T absolute temperature। तो k यहां पर, x यहां डिस्टेंस है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। हम लोग पढ़ चुके एक्सपोनेंशियल हैज नो डायमेंशन। ये यदि डायमेंशन लेस होगा तो f बिकम्स अल्फा बीटा, और बीटा का डायमेंशन निकालना तो f बाई अल्फा। ठीक, और एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब यहां पे हम लोग ये यूज कर लें कि एक्स क्यूब बाई अल्फा के टी इज इक्वल टू 1। इससे अल्फा का डायमेंशन क्या आ जाएगा? अल्फा बिकम्स एक्स क्यूब बाई के टी। अब ये वैल्यू इसमें डाल दें तो बीटा इज इक्वल टू एफ बाई अल्फा एक्स क्यूब और ये के इंटू टी। अब इसको कैरी करो और देखो क्या आता है। तो बीटा इज इक्वल टू, एफ का मतलब हो गया एम एल टी माइनस टू, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के बी इंटू टी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मतलब एनर्जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मतलब एनर्जी का जो डायमेंशन है उसमें टेम्परेचर केल्विन से डिवाइड। तो यहां पर बीटा का वैल्यू, ये जो हम लोग डाल रहे हैं इसमें के का वैल्यू डाल दे, तो के का वैल्यू हो गया एम एल टू टी माइनस टू के माइनस 1। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के बी टी। तो 3/2 डायमेंशनलेस, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी बाई टेम्परेचर, तो mL2T माइनस 2 बाई कैल्विन, वही हम लिखे हैं यहां। तो इसमें हम पुट कर दिए k का वैल्यू और टेम्परेचर कैल्विन से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एक्स क्यूब मतलब एल क्यूब। तो यहां एल स्क्वायर एल क्यूब कैंसिल, m का पावर 2 बचा, t का पावर देखो कितना बचा, t माइनस 4, और k कैंसिल, L नहीं बचा तो क्या आ गया, M2L0T माइनस 4। हो गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, कहता लेट एक्स एंड ए स्टैंड फॉर डिस्टेंस इज इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a बाई एक्स डायमेंशनली करेक्ट। ये चेक करके आपको बताना है कि क्या डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं। तो यहां पे इंटीग्रेशन dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a बाई एक्स। ये चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है और इनकरेक्ट। तो ए एक्स डी एक्स सब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटीग्रेशन के सिंबल से आपको कोई मतलब नहीं। dx भी एल हो गया। अब रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायमेंशन सेम। तो ये बन जाएगा L2 1/a मीन्स 1/L साइन इनवर्स नो डायमेंशन मीन्स 1। तो ये हो गया L/L 1/L 1 is not equal to 1/L, इसलिए ये डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर? इरेज करें। अब आ जाए नेक्स्ट है सेकेंड यूजेस। सेकेंड यूजेस क्या है, कहता डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। या हम कह सकते हैं इसका सेकेंड यूज है टू डेराइव द रिलेशनशिप between different physical quantities। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब के बीच में ये रिलेशनशिप डेराइव करेगा। यही इसका सेकेंड यूज है, टू डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो यही हम लोग सेकेंड यूज डायमेंशनल एनालिसिस का करेंगे। ठीक, इरेज करें। अब जो यहां पर जो मेथड हम लोग यूज करेंगे, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करता है। तो लिखा द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन समटाइम्स बी यूज्ड टू डिड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर दिस वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटीज। अब वो डिपेंडेंट क्या है, लीनियर डिपेंडेंस हम लोग मान करके चलेंगे, या इंडिपेंडेंट। ठीक, अब यहां पर जैसे एक रिलेशन हम लोग ले लें, एक सिंपल पेंडुलम है और उस सिंपल पेंडुलम में एक बॉब अटैच्ड है। ये इसी को हम लोग बॉब कहते हैं, BOB। ये स्ट्रिंग का लेंथ होता है। ठीक, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा। कहता सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन पहला क्वांटिटी लेंथ, दूसरा मास ऑफ द बॉब, और तीसरा एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे जो ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है
इसको हम लोग टाइम पीरियड ले लें, तो कहता है कि टाइम पीरियड डिपेंड करेगा लेंथ पे, तो एल का पावर एक्स। पहला डिपेंडेंस को पावर के फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि डायमेंशन भी पावर ही है। दूसरा मास एम वाई, एम पर पावर वाई, और तीसरा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर जेड। सारे डिपेंडेंस को लिख लिया। अब इसको हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। के कांस्टेंट ले लिया, एल का पावर एक्स, एम का पावर वाई, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर जेड। अब हम लोग ये इक्वेशन 1 मान लेंगे और डायमेंशन लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो पावर के फॉर्म में होगा, और राइट साइड में भी जो हम लोग एमएलटी लिखेंगे वो भी पावर के फॉर्म में। दोनों को इक्वेट करेंगे। नो एम नो एल, टी का पावर 1, के लेंथ के लिए एल आ गया, मास के लिए एम आ गया, पावर वाई, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी -2 पावर जेड। ठीक है यहां तक। अब आ जाए लेफ्ट साइड में एम नॉट एल नॉट टी। राइट साइड में भी हम लोग पावर को सिंप्लीफाई करेंगे। के एम का पावर वाई लिख दिया। अब एल का पावर देखो, यहां एक्स है और दूसरे वाले में क्या है, जेड है, तो एक्स प्लस जेड हो गया। टी का पावर देखो कितना है, -2z। अब दोनों तरफ एम एल टी के पावर को इक्वेट करो। लेफ्ट साइड में m का पावर 0 इक्वेट कर दिया, लेफ्ट और राइट दोनों का। l का पावर 0 लेफ्ट में, राइट में l का पावर x प्लस जेड। t का पावर यहां 1 है, राइट साइड में आ जाओ -2z। क्लियर यहां तक? कहीं कोई कंफ्यूजन? अब यहां पर हम लोग x का वैल्यू z का वैल्यू निकाल लो। z कितना आ गया, -1/2। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x इक्वल टू 1/2 मिल गया पावर। x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया। अब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। 1 में डालो, t इज इक्वल टू k, l पर पावर x, x का पावर कितना आ गया, 1/2, m पर पावर y 0, g पर पावर z, z का वैल्यू कितना, -1/2। के कांस्टेंट रहने देंगे, ये l/g होल टू द पावर हाफ हो गया। देन t इज इक्वल टू k, ये √l/g। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, t इज इक्वल टू k √l/g। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए।
हो गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं। तो यहां पर पहले रिजल्ट को देख लें। वैसे ही लिखा गया है, टाइम पीरियड एल पर डिपेंड कर रहा है, तो एल टू द पावर एक्स, एम टू द पावर वाई, डी टू द पावर जेड, वैसे ही क्वेश्चन को लिखा। और फाइनली टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई। ठीक है। अब आ जाए पहला क्वेश्चन। कहता द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। ठीक। तो जैसे हमने अंडरलाइन किया था वैसे ही करना है। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, पहला क्वांटिटी वेवलेंथ लेमडा, दूसरा डेंसिटी ऑफ वाटर रो, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग v डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पावर x, डेंसिटी ऑफ वाटर रो पर पावर y, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर z। तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट k लेमडा टू द पावर x रूट टू द पावर y d टू द पावर z। ये इक्वेशन 1 कर देंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी का डायमेंशन लिख देंगे, एल टी माइनस 1 के वेवलेंथ का एल हो गया, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम एम एल माइनस 3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस 2 पावर जेड। अब एम एल टी के पावर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे, एम नॉट एल टी माइनस 1 के। अब m का पावर देखो कितना आ गया y, l का पावर x माइनस 3y प्लस z, और t का पावर कितना आ गया माइनस 2z। ठीक। अब इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड एम एल टी का पावर इक्वेट करो। तो यहां पर ये m का पावर 0, y m का अदर पावर राइट हैंड साइड में y, y इज इक्वल टू 0। l यहां पर 1 है, ये y का वैल्यू मिल चुका है, बॉक्स में कर दो। l का पावर यहां 1 है, यहां हो गया x माइनस 3y प्लस z। 1 इज इक्वल टू x प्लस z। नेक्स्ट वन, अब t का पावर लो, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2z। तो z का वैल्यू 1/2 आ गया। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस z। तो 1 माइनस 1/2 1/2, तो x का वैल्यू 1/2 मिल गया। क्लियर। अब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 1 में डालो, तो v इज इक्वल टू के लेमडा पर पावर x, तो x का वैल्यू 1/2। ठीक। रो डेंसिटी पर पावर y, y का पावर 0। तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर पावर z, z का वैल्यू 1/2। क्लियर। तो k कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी यूज किया हुआ है। अब यहां पर ये रो से इंडिपेंडेंट हो गया, लेमडा और g आ गया, तो v इज इक्वल टू k और ये रूट में लेमडा g। फाइनली ये रिजल्ट आ गया।
चलो क्लियर। चलो अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेस स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ एंड टेंशन। ऑब्टेन डायमेंशनली एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। कल भी हम लोगों ने इक्वेशन चेक किया था डायमेंशनली, तो वहां पर भी एम दिया था टर्म मास पर यूनिट लेंथ। वही रिलेशन यहां पर इसको सेकेंड यूजेस से डेराइव करना है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू लिख देंगे, डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली रिलेटेड। पहला क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, तो एल लिख देंगे जिसका पावर एक्स ले लेंगे। फिर दूसरा क्वांटिटी क्या, मास पर यूनिट लेंथ, इसका पावर ले लेंगे। फिर तीसरा क्वांटिटी टेंशन, इसका पावर ले लेंगे और रिलेशन निकाल लेंगे। तो एल का पावर एक्स ले लिया, दूसरा मास पर यूनिट लेंथ का पावर वाई ले लिया, तीसरा टेंशन, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, पावर जेड ले। ठीक है यहां तक। तो न्यू डायरेक्टली रिलेटेड टू एल का पावर एक्स, एम का पावर वाई, टी का पावर जेड। फ्रीक्वेंसी को नो एम नो एल, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम लिखते हैं। कांस्टेंट के ले लें या इसको एक स्टेप और ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के एल का पावर एक्स, एम का पावर वाई, टी का पावर जेड। इक्वेशन 1। फ्रीक्वेंसी नो एम नो एल, टी -1। के एल हो गया पावर एक्स, एम मास पर यूनिट लेंथ है तो एम एल -1 पावर वाई, और टेंशन हो गया फोर्स, एम एल टी -2 पावर जेड। अब एम एल टी को सिंप्लीफाई कर दें। के एम का पावर देखो यहां पर क्या आ गया, y प्लस जेड। एल का पावर क्या आ गया, x -y प्लस जेड। अब t का पावर देख लो कितना, -2z। अब सिंप्लीफाई करो पावर को, तो दोनों साइड एम एल टी के पावर को इक्वेट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर 0, राइट हैंड साइड में m का पावर y प्लस जेड। फिर l का पावर 1, x -y प्लस जेड। t का पावर -1 इज इक्वल टू -2z। इससे z का वैल्यू मिल गया 1/2। ये मिल गया पावर। जब z मिल गया तो पहले वाले इक्वेशन में डाल दो तो y मिल जाएगा। तो y का वैल्यू हो गया -z, मीन्स -1/2। ये भी मिल गया। अब इसमें डाल दो, x मिल जाएगा। y -½ है तो +½ हो गया, और z +½ तो यहां पर 1 मिनट चेक कर लो, कहीं पावर में एक 0 नहीं आना चाहिए। चेक करते हैं, कहीं देख लो मिस्टेक, फ्रीक्वेंसी गलती लिखा गया है इसीलिए ऐसा आ रहा है। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, नो एल नो एल, m0 L0 t -1। समय रहते हम लोगों ने ठीक कर लिया। चलिए, तो L का पावर कितना, 0। इसका मतलब सिर्फ यहां पर मिस्टेक है, ये 0 कर देंगे। ये मिस्टेक है, ये 0 कर देंगे, हो गया, बाकी सब सही है। तो यहां पर x का वैल्यू क्या आ गया, -1। अब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे।
तो इक्वेशन 1, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू के एल पावर एक्स तो -1, एम पर पावर वाई -1/2, टी पर पावर जेड 1/2। तो ये हो गया k/l और ये बन गया t/m होल पर पावर 1/2। तो न्यू इज इक्वल टू k/l और ये √t/m। देखो यही रिजल्ट आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास में भी इसको कैरी करेंगे। सेकेंड यूजेस कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, फिर थर्ड यूजेस।